नमस्कार और स्वागत है आपका टैक्स मंत्रा में। मैं हूं आपके साथ अनुराग शाह। आज हम बात करेंगे नए इनकम टैक्स बिल की, जो टैक्स पेयर्स के लिए नियमों को और आसान बनाने पर फोकस करता है। हमारे साथ इस शो में शामिल होंगे सीबीडीटी के स्पेशल सेक्रेटरी रमेश नारायण पर्वत, जिन्होंने साफ कहा है कि अब टैक्स कैलकुलेशन और रिटर्न फाइलिंग का प्रोसेस आसान किया गया है। नए बिल में टीडीएस और टीसीएस को टेबल फॉर्म में, मैट और एएमटी को अलग अलग करके क्लियर किया गया है। डिजिटल एसेट पर भी प्रावधान लाए गए हैं, लेकिन आम टैक्स पेयर्स को परेशान होने की जरूरत नहीं है। हमारे सहयोगी प्रकाश प्रियदर्शी ने सीबीडीटी के स्पेशल सेक्रेटरी रमेश नारायण पर्वत से खास बातचीत की है, जिसमें उन्होंने बताया है कि अब टैक्स कैलकुलेशन और रिटर्न फाइलिंग का प्रोसेस आसान कर दिया गया है। आइए आपको सुनाते हैं ये एक्सक्लूसिव बातचीत। न्यू इनकम टैक्स बिल को पार्लियामेंट से मंजूरी मिल गई है और राष्ट्रपति के अनुमोदन के बाद इससे संबंधित नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया है। इस बिल में क्या खासियत है, क्या बड़े बदलाव किए गए हैं, इस मसले पर बात करने के लिए हमारे साथ स्पेशल सेक्रेटरी सीबीडीटी 18 हाउस स्वदेश पर आपका शुक्रिया है सर। मेरा पहला सवाल यही होगा कि काफ़ी इसके बारे में चर्चा हुई, इस बिल के बारे में। इनफैक्ट एक लंबी एक्सरसाइज थी, अब इसको पार्लियामेंट से अप्रूवल है और उसके बाद राष्ट्रपति की मंजूरी भी मिल गई है। अगर आप मोटे तौर पे बताएं कि कौन कौन से मेजर चेंजेस इस बिल में किए गए हैं। जो इस बिल का सबसे मेजर चेंज है वो है इसकी भाषा का सरलीकरण। पुरानी भाषा जटिल भाषा थी, उसमें वो टिपिकल लीगल लैंग्वेज में लिखी हुई थी, तो प्रोविजोज, एक्सप्लेनेशंस, काफ़ी सारे आर्केइक वर्ड्स भी थे। तो इस कमेटी जो ये काम किया गया, इसमें इन सभी चीज़ों को ख़त्म किया गया और एक सिंपल लैंग्वेज में जिसको आम आदमी भी समझ सके, आम एसएससी भी समझ सके, ऐसी भाषा यूज की गई। प्रोविजोज, एक्सप्लेनेशंस खत्म कर दिए गए हैं, सभी सेक्शन सब सेक्शन में हैं। इसके अलावा काफ़ी सारी चीज़ें हमने टेबुलर फॉर्म में लेकर आए ताकि उसको पढ़ने में और समझने में आसानी हो। पहले सब कुछ भाषा के ही में लिखा हुआ था। इसके अलावा जैसे इनकम कंप्यूटेशन, इंटरेस्ट कंप्यूटेशन के पार्ट्स कई सारे ऐसे हैं जो कि उनको भी टेक्स्ट फॉर्म में ही समझाया गया था। अब उनके लिए हमने फॉर्मूले यूज किए, तो उससे भी काफ़ी आसानी हो जाएगी लोगों को इन सब चीज़ों को समझने में। इसके अलावा हमारा पुराना एक्ट जो आया था 1961 में, उसके बाद से करीब 4000 अमेंडमेंट हुए। इसके चलते काफ़ी सारी रिडंडेंट प्रोविजंस हमारे एक्ट में आ गए थे, जिनका काम खत्म हो गया था लेकिन वो एक्ट में पड़े हुए थे। तो इनफैक्ट जो हमारा पहला एक्सरसाइज हुआ था सिंप्लीफिकेशन का, फर्स्ट स्टेप यही था कि हमने सारी रिडंडेंट प्रोविजंस को पहचाना, उसके ऊपर चर्चा की और फिर उनको निकाला, और उसके बाद जो बची हुई धाराएं थी उनका हमने सरलीकरण किया। और एक मेजर चेंज ये भी है कि एक ही विषय से संबंधित जो धाराएं थी वो कई डिफरेंट चैप्टर्स में बिखरी हुई थी, उसको हमने जो भी एक, जैसे ट्रस्ट से रिलेटेड, अब उसको हम नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन बोलते हैं, उनको हमने एक जगह इकट्ठा कर दिया। सैलरी से संबंधित जो धाराएं थी अलग अलग जगहों में पड़ी हुई, उनको एक जगह कर दिया, और इस तरह से अब उनको समझने में काफ़ी आसानी हो जाएगी एसएससीज को। ओके, एक इम्पॉर्टेंट कंसर्न जो कि काफ़ी लोग सोशल मीडिया पे भी पूछ रहे थे जब ये प्रोसेस चल रही थी, कि जो उनके ट्रांजेक्शन्स हैं और सोशल मीडिया अकाउंट हैं, ऑनलाइन ट्रांजेक्शन्स हैं, इनफैक्ट ईमेल के जो डिटेल्स हैं, उस तक टैक्स अथॉरिटी की पहुंच बढ़ेगी। तो इससे जो प्राइवेसी है, टैक्स पेयर्स की बात करें, वो प्रभावित हो सकती है। उसके बारे में डिपार्टमेंट का क्या व्यू है? देखिए, ये जो पावर हैं पहले भी थे और आज भी हैं, ज़्यादा स्पष्ट शब्दों में लिखे गए हैं, लेकिन पहले भी ये केवल सर्च सीजर जिनके अगेंस्ट में होता था या सर्वे उन्हीं के लिए थे, और आज भी ये उन्हीं के लिए है। और दूसरी बात कि हमारा जो पुराना एक्ट था और जो नया एक्ट, दोनों में ये धाराएं हैं कि किसी भी एसएससी का जो इन्फॉर्मेशन है, हम बिना, जब तक एक्ट हमें इसके लिए अधिकृत ना करे, हम इसको डिस्क्लोज नहीं कर सकते। वो अभी भी कंटिन्यूड है। तीसरा, जो इसके ऊपर में सिलेक्ट कमेटी में भी काफ़ी चर्चा हुई थी, कई लोगों ने इसके ऊपर अपने सुझाव भी दिए हुए हैं, तो इसके ऊपर हम अपनी एसओपी भी लेके आएंगे कि डिजिटल जो भी डेटा सर्च सीज होगा उसको कैसे हैंडल किया जाए। ओके, एक सवाल सर डिजिटल एसेट्स से रिलेटेड है। डिजिटल एसेट्स को अनडिस्क्लोज्ड इनकम की कैटेगरी में डाला गया उसकी डेफिनेशन के तहत। इससे सरकार तो कह रही है कि कंप्लायंस
सुनिश्चित करने में, बढ़ाने में मदद मिलेगी। लेकिन क्या इससे टैक्स अथॉरिटी की जो पहुंच है, ये एक तरीके कंसर्न ये है कि ये ओवर रीचिंग अप्रोच होगा, इससे टैक्स पेयर्स के ऊपर इसका नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ेगा? देखिए, जो हमारी सर्च सीजर की धारा, जो हम काम करते हैं, सर्वे का काम करते हैं, उसका उद्देश्य क्या होता है? उद्देश्य होता है एसएससी के अनडिस्क्लोज्ड इनकम को, जो उन्होंने टैक्स इवेडेड इनकम है, उसको खोजना और उससे संबंधित सबूतों को खोजना। अब ये जो डुप्लीकेट सेट्स ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट्स हैं, वो क्लाउड पे भी मेंटेन किए जा रहे हैं, वर्चुअल वर्ल्ड में मेंटेन किए जा रहे हैं। इसके अलावा जो अनडिस्क्लोज्ड इनकम है, उनको वर्चुअल डिजिटल एसेट्स में भी इन्वेस्ट किया जा रहा है। तो अगर किसी ने अपने दिखाई हुई इनकम को यूज करके वर्चुअल डिजिटल एसेट में इन्वेस्ट किया है, उसको डरने की कोई बात नहीं। लेकिन जो अनडिस्क्लोज्ड इनकम है, उसको खोजने के लिए तो हमें अनडिस्क्लोज्ड इनकम के डेफिनेशन में इसको डालना था, इसीलिए इसको डाला गया है। आप ये आश्वस्त कर रहे हैं कि टैक्स पेयर्स के ऊपर इसका कोई नेगेटिव इम्पैक्ट नहीं? जो भी टैक्स पेयर अपनी कर सही ढंग से दे रहे हैं, ऑनेस्ट टैक्स पेयर्स के ऊपर, ऑनेस्ट टैक्स पेयर्स के ऊपर इसका कोई असर नहीं पड़ने जा रहा है। ओके, एक सवाल मैट और एएमटी से संबंधित है, जिसमें उसको अलग अलग सब सेक्शन में डिवाइड किया गया है। इसके पीछे की सोच क्या है और इसका क्या इम्पैक्ट पड़ सकता है टैक्स पेयर को? कि मैट और एएमटी पहले भी अलग अलग थे, लेकिन जब हमने नया बिल बनाया जो फरवरी में आया था, तो उसमें इन दोनों को मर्ज करके हमने एक जगह ये प्रावधान दिया था। लेकिन जब उसकी एनालिसिस की गई, सिलेक्ट कमेटी ने भी उसको एनालिसिस किया, तब उन्होंने सजेशन दिया कि इनको अलग अलग कर दिया जाए, क्योंकि वो थोड़ा कंफ्यूजन क्रिएट कर रहे थे। ये दोनों अलग अलग तरह के एसएससीज के ऊपर में लगते हैं, तो इसीलिए जब हमने अमेंडेड बिल लाया तो इनको डिफरेंट सब सेक्शन बना दिया। तो ये ज़्यादा क्लैरिटी के लिए है और एम्बिग्विटी खत्म करने के लिए। एक जो एनोनिमस डोनेशंस हैं, उससे संबंधित क्या प्रोविज़न किए गए हैं और क्या जो धार्मिक चैरिटेबल ट्रस्ट हैं उस पर छूट जारी रहेगी? बिल्कुल जारी रहेगी उनकी छूट। और जो हमारा प्रोविज़न था पुराने 1961 एक्ट में, हमारे अमेंडेड बिल में बिल्कुल वही प्रोविज़न वापस लाए गए हैं, तो उसमें कोई भी चेंज नहीं किया गया। और जो गैर लाभकारी संस्थाएं हैं, उसमें रिसीट के बजाय इनकम की अवधारणा वापस लाई गई है, इसके पीछे की सोच क्या है? यह सिलेक्ट कमेटी का एक सुझाव था कि ऐसा करने से कोई एम्बिग्विटी नहीं रहेगी और जो नए प्रावधान है वो भी पुराने एक्ट से रिलेटेड रहेंगे। तो उसको मान लिया गया हमारे फाइनेंस मिनिस्ट्री द्वारा और उसी हिसाब से इसको चेंज कर दिया गया वापस। थैंक यू सर, थैंक यू हमको वक्त देने के लिए। तो टैक्स मंत्रा में अब आगे बढ़ते हैं और अब हमारे साथ जुड़ रहे हैं देश के जाने माने टैक्स एक्सपर्ट सुनील गर्ग जी। सुनील जी, बहुत बहुत स्वागत है आज टैक्स मंत्रा में जुड़ने के लिए। आपने भी सीबीडीटी के जो सदस्य है इनका इंटरव्यू सुना, तो आपको क्या बड़ी बातें लगी और जो आपकी एक्सपेक्टेशन से मैच खा रही है? देखिए अनुराग, एक बात तो मानिए कि जो हमारा पुराना इनकम टैक्स एक्ट था 1961, उसको 64 साल हो गए थे, और जो मॉडर्न जमाने का एक्ट चाहिए था, कहीं ना कहीं सीबीडी ने उस पर बहुत ज्यादा मेहनत की है। और सबसे बड़ी बात क्या है कि शब्दों को सरल किया गया है, यानी कानून को इतना सरल बनाया गया है कि आम आदमी भी उसको पढ़ सकता है। आम आदमी को यह दिक्कत होती थी कि जो इनकम टैक्स की भाषा है या जो एक्ट की भाषा है वो इतनी कॉम्प्लिकेटेड है कि इसके इंटरप्रिटेशन को लेके कई बार तो कोर्ट्स के भी डिफरेंट व्यूज आते थे। लेकिन अच्छी बात यह कि जो नया एक्ट आया है बड़ा कॉम्प्रिहेंसिव है, और जो सेक्शंस खत्म हो चुके थे, रिडंडेंट हो चुके थे, उनको खत्म कर दिया गया है और भाषा का सरलीकरण किया गया है। सबसे बात तो यह है। और दूसरी बात यह है कि जो एफर्ट्स सीबीडीटी कर रही है, और मुझे लगता है कि जैसे जीएसटी में 8 साल बाद अब सुधार हो रहे हैं, तो ये कंटिन्यूअस प्रोसेस होगा जहां पर इंटरप्रिटेशन के इशू हैं या जहां पर कॉम्प्लिकेशंस हैं उनको और सरल किया जाएगा। अच्छी बात यह है कि जैसे कि अभी पर्वत साहब ने भी कहा कि एआई के माध्यम से टैक्स पेयर्स के जिंदगी को आसान बनाया जाएगा। रिटर्न भरने का जो प्रोसेस होगा, आप वो दिन दूर नहीं है जब एक क्लिक होगी खाली, यानी प्रीफिल्ड इंफॉर्मेशन आपके पास में आएंगी और आपसे पूछा जाएगा कि ये इंफॉर्मेशन सही है या गलत है, आपकी कंप्यूटेशन यही है या इसके अलावा है, या कोई और इनकम आप रिपोर्ट करना चाहते हैं। वैसे तो मुझे लगता नहीं है कि एआई के बाद में कोई ऐसी इनकम आपके रह जाएगी जिसको आप रिपोर्ट ना कर पाए, लेकिन रिटर्न भरना वास्तव में ही बहुत सरल प्रोसेस हो जाएगा। बिल्कुल सर, आपने कहा एक क्लिक में रिटर्न
फाइल हो जाएगा। तो सर फिर जो आप जैसे टैक्स एक्सपर्ट है जो कई सारे लोगों को सलाह देते हैं, तो उनसे हम सलाह नहीं ले पाएंगे, हमारे को तो शो ही नहीं करना पड़ेगा फिर। नहीं, देखिए, जैसे जैसे कानून का दायरा बढ़ता जाता है, सलाह की कीमत भी बढ़ती जाती है। अब आप ये मानिए कि जैसे मेडिकल उसमें फील्ड में जितने टेस्ट आ गए हैं, जितनी मशीनरी आ गई है, या जितने टेस्ट रिपोर्ट्स नए आ रहे हैं, जितने स्कैनिंग के प्रोसेस आ गए हैं, तो क्या डॉक्टर की अहमियत कम हो गई? बिल्कुल कम नहीं हुई है, बल्कि उन रिपोर्ट्स को पढ़ने के लिए उनकी अहमियत और बढ़ गई है। इसी प्रकार से क्या होगा कि जैसे जैसे आपका दायरा बढ़ता जाएगा, इनकम का स्लैब बढ़ते जा रहे हैं, लोगों के पास में इनकम हाथ में आ रही है, डिस्पोजल इनकम आ रही है, और आपकी असेट्स को कैसे, अफेयर को कैसे मैनेज करना है, उसके लिए आपको एक एक्सपर्ट की जरूरत तो होगी ही होगी। क्योंकि पहले कोई गलती हो जाती थी तो कहीं ना कहीं फिर भी चांस था कि आप निकल जाओगे, लेकिन अब तो हालत यह है कि सावधानी हटी और दुर्घटना घटी। अगर आपने किसी सेक्शन को पढ़ने में गलती कर दी, या किसी चीज को समझने में गलती कर दी, या कोई इनकम गलती से रह गई आपके पास में, और मैं कह रहा हूं कि विशेषकर जो लोग बिजनेस में नहीं है, जो बिजनेस में नहीं है, वो जब रिटर्न भरते हैं तो बहुत सारी इनकम्स को वो काउंट ही नहीं कर पाते हैं। बैंक में एफडी आ रहा है, उसका ब्याज आ रहा है, या कोई डिविडेंड है, या म्यूचुअल फंड को आपने शिफ्ट किया एक स्कीम से दूसरी स्कीम में, तो क्या होगा? यानी ऐसा नहीं कि कॉम्प्लिकेशंस कम हो रही हैं, लेकिन सरलीकरण किया जा रहा है। तो मुझे ऐसा लगता है कि आने वाले समय में एक्सपर्ट्स की, और विशेषकर टैक्स एक्सपर्ट की जरूरत और ज्यादा बढ़ जाएगी। बिल्कुल टैक्स एक्सपर्ट की जरूरत बढ़ जाएगी, क्योंकि जैसा आपने बताया सुनील जी, सावधानी हटी और दुर्घटना घटी। आपने अभी कहा कि नए इनकम टैक्स बिल में लैंग्वेज सिंप्लीफिकेशन की बात हुई है, तो आप सच में सोचते हैं कि इससे टैक्स पेयर्स को बहुत फायदा होगा और उनके लिए चीजें बहुत आसान हो जाएगी? देखिए, मैं हमेशा कहता हूं कि टैक्स की भाषा सरल होनी चाहिए, लेकिन कहीं ना कहीं सरकार की भी मजबूरी होती है, क्योंकि इतने सारे परम्यूटेशन कम्यूटेशंस हैं और इतने सारे लोग उसको इस्तेमाल कर रहे हैं, और तो इंटरनेशनल टैक्स ट्रीटीज इतनी हो चुकी हैं हमारे पास में, तो कहीं ना कहीं कॉम्प्लिकेशंस रह ही जाते हैं। क्योंकि जैसे ही सरकार कोई सरलीकरण करती है, तो लोग उस लूपहोल्स का फायदा उठाने की कोशिश करते हैं, और फिर एक्ट में एक चेंज आता है, या कोई अमेंडमेंट लानी पड़ती है, जिससे फिर उसको कॉम्प्लिकेशन उसका हो जाता है। देखिए, एग्जाम्पल के जीएसटी आया था, गुड्स एंड सर्विस टैक्स, जिसको गुड्स एंड सिंपल टैक्स कहा गया था, लेकिन उसके बाद में इतनी कॉम्प्लिकेशंस आ गई, इतने सारे अमेंडमेंट्स आ गए, इतने सारे नोटिफिकेशन आ गए, कि वो बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो गया। सरकार फिर दोबारा प्रयास कर रही है कि हम 4 स्लैब को 2 स्लैब कर देंगे, या इन चीजों के रेट कम, इनके टैक्स के रेट कम कर देंगे। वो तो एक पक्ष है, लेकिन जहां तक इंटरप्रिटेशन का इश्यू है कि एक क्लॉज को कैसे पढ़ना है, उसके क्या इंप्लीकेशंस निकलेंगे, या कोई ट्रांजेक्शन्स की टैक्सिंग कैसे होगी, उसके लेके मुझे लगता है कि इश्यूज हमेशा बने रहते हैं। और चूंकि सरकार की इनकम भी बढ़ रही है, इनकम टैक्स कलेक्शन बढ़ रहा है सरकार का, और इस बार 25 लाख करोड़ की उम्मीद है कि 25 लाख करोड़ का इनकम टैक्स आएगा अनुराग। इसका मतलब है कि जैसे ही टैक्स की कलेक्शन बढ़ती है, तो लिटिगेशन भी बढ़ते हैं। और इसका एक, अगर आप, मैं कहूंगा, और आपके माध्यम से हम हमेशा से एक वित्त मंत्री जी का अनुरोध करते हैं कि सरलीकरण तो एक जगह है, सरलीकरण तो टैक्स का हो रहा है, आप कह भी रहे हैं, लेकिन फिर क्या कारण है कि लिटिगेशन बढ़ता जा रहा है। आज सीआईटी अपील, जो फर्स्ट अपीलेट अथॉरिटी होती है, वहां पर 6 लाख से ज्यादा अपील पेंडिंग है। लोगों के 5-5 साल नंबर नहीं आ रहे हैं अपीलेट अथॉरिटी के पास में। इसका मतलब कहीं ना कहीं इंटरप्रिटेशन में, और हमारे समझने में, और डिपार्टमेंट के समझने में, हमारी वर्किंग में, डिपार्टमेंट की वर्किंग में, असेसी की समझ और डिपार्टमेंट की समझ में कोई ना कोई गैप है। उस गैप को दूर करना बहुत जरूरी है। बिल्कुल। और सर आपसे, जैसे हमने पहले एक बार इनकम टैक्स बिल पे शो किया था, तब आपके द्वारा 8 बातें बताई गई थी, तो क्या जो फाइनल बिल है उसमें सर सारी बातें शामिल कर ली गई है, या अभी भी कुछ बातें हैं जो बच गई? नहीं अनुराग जी, आप बधाई के पात्र हैं। जो हमने माननीय वित्त मंत्री से अनुरोध किया था, वो बहुत सारी बातें, और अच्छा है कि टैक्स पेयर्स की हेल्प के लिए उनको इनकॉर्पोरेट कर लिया गया है। लेकिन मैं फिर भी कहता हूं कि कहीं ना कहीं इनकम के कंसेप्ट को लेके, जैसे अभी एक अमेंडमेंट आई है कि चैरिटेबल ट्रस्ट में इनकम रिसीट होगी या इनकम होगी, या जो डीमिंग प्रोविजंस है इनकम को लेके, जहां पे आप इनकम को मान लेते हैं, वास्तव में आपकी रियल इनकम नहीं है, लेकिन प्रोविजन से आपको इनकम मान लेते हैं, वहां पे अभी भी बहुत सारे उलझने बनी हुई हैं। उन उलझनों को दूर करना बड़ा जरूरी है। कॉर्पोरेट टैक्स को लेकर भी बहुत सारी उलझने हैं, उनको भी दूर करना जरूरी है। मुझे लगता है कि अभी जो पहला स्टेप सरकार ने लिया है, उसमें भाषा का सरलीकरण किया गया है, यानी जो लैंग्वेज है उसको सरल किया गया है। वरना जो एक्ट पुराना था, इनकम टैक्स एक्ट, उसी को एज इट इज अभी उठा के इन्होंने नए एक्ट में ले आए हैं। प्रोविजन सेम है, उसमें कोई चेंज नहीं किया है, भाषा का सरलीकरण किया है, कुछ टेबल्स को बना दिया, यानी समझने के लिए टीडीएस टीसीएस को लेके,
बहुत बहुत इशू रहते थे, उसको टेबुलर फॉर्म में ले आए हैं। रिटर्न्स भरने के लिए नया टूल लेके आए हैं। अभी भी डिजिटल एसेट को लेके या जो सरकार ने एक पावर ले ली है कि आपके ईमेल, आपके फेसबुक, आपके डिजिटल माध्यम को हम स्कैन कर लेंगे, यहाँ पे एक्सेस ले लेंगे, उसके लेके एक शंका एक आम आदमी के मन में है कि अगर मेरे सारे ईमेल और सारे फेसबुक और सारा डिजिटल वर्ल्ड जितना भी मेरा है, वहां पे अगर सरकार का इंटरफेरेंस होगा, तो क्या ये राइट टू प्राइवेसी जो हमारा आर्टिकल भारत का संविधान जो हमें एश्योर करता है, क्या उसका हनन तो नहीं होगा? और इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की वर्किंग, जैसे मैंने कहा कि लिटिगेशन बहुत बढ़ता जा रहा है, उसको देखते हुए एक्ट बनाना अलग बात है, उसको एग्जीक्यूट करना अलग बात है। तो एक शंका आम टैक्स पेयर के दिमाग में इस बात को लेकर भी है कि मेरे प्राइवेसी का क्या होगा और मेरा जो इतना इंटरफेरेंस होगा उसका क्या होगा। तो आपका सर व्यक्तिगत राय क्या है एज ए टैक्स एक्सपर्ट? जो सरकार कह रही है कि डिजिटल फुटप्रिंट्स, ईमेल्स और ऑनलाइन ट्रांजैक्शन सिर्फ सर्च और सीजर केस में देखे जाएंगे, तो आपको लगता है केवल सर्च और सीजर में ही देखे जाएंगे और इसमें प्राइवेसी में इतना ज़्यादा दखल नहीं है? सरकार कहती तो यही बात है कि हम केवल सर्च और सीजर में देखेंगे, लेकिन जब टूल एक किसी के हाथ में आ जाता है और विशेषकर किसी अधिकारी के हाथ में आता है, तो आपको पता नहीं चलता है कि वो प्राइवेसी का हनन कब हो गया या आपकी लाइफ में कब इंटरफेयर हो गया या कौन सी इंफॉर्मेशन ऐसी डेलिकेट थी जिसको मिसयूज कर लिया गया। तो उसको जो एक लक्ष्मण रेखा है, मैं हमेशा कहता हूं, जो एक लक्ष्मण रेखा है आपके अधिकार और मेरे अधिकार, उसमें वो कब क्रॉस हो जाएगी इसका नहीं पता। तो सरकार को इसको बड़ा इंश्योर करना पड़ेगा कि टैक्स पेयर से ईमानदारी से टैक्स लिया जाए, जो राइट टैक्स बनता है उसको तो लिया जाए, लेकिन उसके नाम पर हरेसमेंट ना हो। हमने देखा कि इनकम टैक्स विभाग में टैक्स पेयर को एक आम शिकायत होती है कि वहां पर मेरी हरेसमेंट बहुत ज्यादा होती है, इतना मेरे को हाई पिच असेसमेंट हो जाती है, इतना टैक्स मेरा लगा दिया जाता है कि बाद में मुझे अपीलेट अथॉरिटी का, फिर इनकम टैक्स ट्रिब्यूनल का, फिर इवन कोर्ट्स का, और हाई कोर्ट ने पिछले दिनों भी एक टिप्पणी की थी कि क्या हम इनकम टैक्स विभाग के डाक बाबू बन गए हैं कि हर आदमी सीधा हमारे पास हाई कोर्ट में रिट लेके आ रहा है। तो इस पर भी विशेष रूप से सीबीडीटी को ध्यान देना पड़ेगा कि लिटिगेशन क्यों बढ़ रहे हैं, इतने ज्यादा कॉम्प्लिकेशंस क्यों बढ़ रहे हैं। सर, तो अगर डिजिटल फुटप्रिंट्स की बात करें तो फिर हमारा मोबाइल, मेल सब कुछ सर्च हो सकता है, तो सरकार के पास सारी जानकारी आ जाएगी, सीबीडीटी के पास, इनकम टैक्स विभाग के पास हर जानकारी आ जाएगी, हमने किसको मेल भेजा, कौन सा ट्रांजैक्शन करा, कौन सा नहीं किया, हर चीज इनकम टैक्स डिपार्टमेंट आसानी से देख सकेगा। बिल्कुल देख सकेगा। इस एक्ट में ये प्रोविजन है कि आपके डिजिटल स्पेस को एक्सेस किया जा सकता है। हालांकि सरकार ने कहा है, बड़ा क्लियर किया है कि हम केवल सर्च के केसेस में ही उसको एक्सेस करेंगे, लेकिन डिजिटल फुटप्रिंट का जब एक्सेस किया जाता है अनुराग, तो उसके बाद में जो उसके कंक्लूजन निकलते हैं या जो डिपार्टमेंट समझता है उनको पढ़कर, क्योंकि वो भाषा पूरी, मतलब आप भी इशारों में लिखा होता है या किसी चीज का, और कंटेक्स्ट क्या है उसका, उसका संदर्भ क्या था, इस संदर्भ को कोई ध्यान में नहीं देता कि मेरा संदर्भ कुछ और था, आपके समझने का संदर्भ कुछ और है, तो उसको लेके कॉम्प्लिकेशंस आते हैं। तो मैं तो कहूंगा कि जैसे एक एविडेंस में है या डिजिटल एविडेंस का एक बकायदा पहले उसको नोटिस दिया जाए, और भाई ये आप इंफॉर्मेशन हमारे पास आई है, उसका आपका क्या जवाब है। और हमने देखा है अक्सर कि इनकम टैक्स विभाग के अधिकारी एक तरफा काम करते हैं, एक बार इंफॉर्मेशन के पास में आ गई है तो एक वो कंक्लूजन कर लेते हैं कि नहीं नहीं, आप तो इसमें आप तो कल्प्रिट है ही हैं, आप कितने भी जवाब देते जाओ उसका कोई भी असर नहीं होता है। तो एक अकाउंटेबिलिटी हम हमेशा सरकार से अनुरोध करते हैं कि एक अकाउंटेबिलिटी आयकर अधिकारियों की भी होनी चाहिए कि जितनी जिम्मेवारी टैक्स पेयर की है कि ईमानदारी से टैक्स दे, उतनी ही जिम्मेवारी आयकर अधिकारी की है कि वो भी कानून के दायरे में ही टैक्स ले और हरेसमेंट ना हो। बिल्कुल सर, बातों बातों में आपने बड़ी बात कह दी है कि आयकर अधिकारी की भी अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए। और आप जो आशंका जता रहे हैं कि जो सर्च और सीजर के बाद जो डिजिटल फुटप्रिंट से कुछ गलत इस्तेमाल भी हो सकता है और जो कि सीधी तौर पे प्राइवेसी पर अटैक है। एक चीज़ जो सुनील जी आपने बताई, टीडीएस और टीसीएस के प्रावधानों को टेबल फॉर्म में पेश किया गया है, तो इससे क्या बदलाव होगा और टैक्स पेयर्स को इससे क्या फायदा होगा? देखिए, इसके दो कारण हैं। एक तो जो टीडीएस है वो अपने आप में टैक्स कलेक्शन का एक बहुत बड़ा माध्यम सरकार के पास में बन गया है। एक तो टैक्स उससे आता है और दूसरा उसे ट्रैक करते हैं ट्रांजेक्शन को। जैसे आप सेल परचेज की ट्रांजेक्शन है, उसमें 0.1% टीडीएस है, लेकिन उसका पर्पस टैक्स कलेक्शन से ज्यादा टैक्स को ट्रैक करना है, यानी सब चीजें ट्रैक की जा सके कि कौन किससे डील कर रहा है। पहले क्या होता था
कि हर प्रोविजन अलग दिया हुआ था, अब उन्होंने टेबुलर फॉर्म में कर दिया है कि आप टेबुलर फॉर्म में आ जाइए, तो कॉम्प्लिकेशन खत्म हो गया है। और अब जो इनकम टैक्स का फॉर्म आया है उसमें एक नया फीचर आया है कि आपका टैक्स कौन से सेक्शन में काटा गया, उस सेक्शन के हिसाब से आपको इनकम दिखानी है। उसमें भी कॉम्प्लिकेशन कई बार मैंने क्या देखा है कि मान लीजिए आपके डिडक्टर ने टैक्स एक पर्टिकुलर सेक्शन में काट लिया, लेकिन आपने अपनी इनकम को दिखाया उसको बिजनेस इनकम में, या आपने किसी और हेड में दिखा दिया, तो फिर इनकम टैक्स विभाग आपसे इंक्वायरी करता है। और कई बार तो हमने देखा कि एक तरफा एडिशन करके आपके भेज देता है। आपके पास का ऐसा कोई मैकेनिज्म ही नहीं है जहां इनकम टैक्स पेयर से पूछा जा सके कि जो डिफरेंस है ये किस कारण से है। हालांकि सीबीडीटी ने एक फॉर्म में टैब दिया है कि जहां आप लिख सकते हैं कि मेरे को इस कारण से ये मैं दूसरे हेड में दिखा रहा हूं, या ये मेरी इनकम नहीं है। उदाहरण के लिए मान लीजिए आपके पास में प्रॉपर्टी का एडवांस आया और आपका टीडीएस कट गया। अब आपने उस टीडीएस को कैरी फॉरवर्ड करना है, लेकिन वो प्रोसेस इतना आसान नहीं है कि हर आदमी उसको कैरी फॉरवर्ड कर पाए। तो आपको एक तो एजुकेशन और देनी पड़ेगी और टैब को और सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। अगर आप ये समझते हैं कि आम टैक्स पेयर आपकी साइट पे जाके रिटर्न भर सके, तो मुझे अभी भी वो दूर की कौड़ी नजर आता है। बिल्कुल दूर की कौड़ी है। लेकिन आपने सर अभी आपने ही कहा कि सिंगल क्लिक में सब कुछ हो जाएगा, और अभी आप कह रहे हैं दूर की कौड़ी है। सर ये तो कॉन्ट्रडिक्टरी हो गया। हाँ सर, मैं बिल्कुल कह रहा हूं सरकार का प्रयास एआई के माध्यम से है कि हर चीज प्रीफिल देंगे, लेकिन मैंने बताया कि जो प्रोसेस है, जो अभी भी जो टैब्स हैं, वो इतने कॉम्प्लिकेटेड है कि आम आदमी उसको नहीं समझ पाता है। प्रोविजंस इनकम, देखिए आयकर विधान के प्रोविजंस को, भाषा को सरल किया गया है, उसके प्रोविजंस को सरल नहीं किया गया। वो एज इट इज ही इसको नए एक्ट में लेके आए हैं। तो जैसे मैंने पहले ही बताया था कि लिटिगेशन जो इतना है, या इतने जो सीआईडी अपील्स के पास में चल रही है, वो इशू क्या है? यही तो इशू है कि हमारा समझ क्या है, आपका समझ क्या है। दूसरा कारण क्या होता है कि कोई भी जो आम टैक्स पेयर होता है वो इतना टैक्स सेवी या इतना इनकम टैक्स एक्ट को उसको समझदार नहीं होता है। तो आपको थोड़ा सरलीकरण ये भी करना पड़ेगा कि आपको या तो ट्यूटोरियल के माध्यम से या हेल्पलाइन के माध्यम से उसको बता सके कि नहीं साहब ये आपका सही प्रोसेस है। और जैसे मैंने एक बात की थी, सावधानी हटी और दुर्घटना घटी। अगर आपने गलत टैब दबा दिया या आपने कोई गलत इंफॉर्मेशन दे दी, चाहे बाई डिफॉल्ट दे दिया आपने, आपको नहीं पता था, क्योंकि आपके पीछे जो सॉफ्टवेयर काम कर रहा है आपको उसकी पूरी जानकारी नहीं है, तो आपके पास में जो इंटीमेशन आती है सीपीसी से, उसमें आप पर टैक्स की डिमांड आ जाती है। तो फिर आपका तरीका क्या होता है कि आप या तो अपील में जाइए या रेक्टिफिकेशन में चले जाइए 154 में। रेक्टिफिकेशन में हमने देखा है कि वहां पर आयकर अधिकारी उसको सीरियसली लेते ही नहीं है और वो डिमांड बढ़ती चली जाती है। तो मैंने बताया ना कि जैसे गाड़ी अगर बहुत स्पीड से चलती है तो आपको जल्दी तो पहुंचाती है, लेकिन एक्सीडेंट का चांस भी बढ़ जाता है। ये सब आम बात है। तो आपको गाड़ी को स्पीड से भी चलाना है, विद इन द लिमिट भी चलाना है, और आपको डेस्टिनेशन पर भी पहुंचना है। तो उसमें मुझे लगता है कि अभी गैप है और सीबीडीटी को बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। बिल्कुल तो सही बात है। सावधानी हटी, दुर्घटना घटी, और अभी दिल्ली दूर है, ज़्यादा रास्ता तय करना है। एक और सवाल मैं आपसे समझना चाहता था, क्लैरिटी लेना चाहता था। मैट और एएमटी को अलग अलग करके किस तरह से क्लैरिफाई किया गया, और इससे आपको लगता है कि बड़ी क्लैरिटी दी गई है नए इनकम टैक्स बिल के अंदर? देखिए, पहले भी एक्ट में एएमटी और मैट के प्रोविजंस अलग अलग ही थे, सेक्शंस भी अलग थे, क्योंकि दोनों का जो प्रीव्यू है वो अलग अलग है। मैट जो लगता है वो कंपनी पर लगता है, एएमटी अदर देन कंपनी एसएससी यानी फर्म के ऊपर या एलएलपी के ऊपर लगता है। तो जो एक्ट का ड्राफ्ट आया था उसमें उसको एक ही सेक्शन में डाल दिया था। तो सेलेक्ट कमेटी ने भी रिकमेंड किया था कि इसको आप अलग अलग कर दीजिए। और चूंकि अब रेट भी अलग हो गया है, एक का 18.5% है, एक का 15% है, तो सरकार ने अच्छा कदम किया कि दोनों को ही अलग अलग कर दिया। लेकिन मैं फिर कहूंगा कि एएमटी का रेट भी मैट के अकॉर्डिंग ही आना चाहिए, और बल्कि थोड़ा रेट को कम करना चाहिए। क्योंकि अगर आपके पास में, देखिए मैट लाया गया था जहां जीरो टैक्स कंपनी है, जिनको टैक्स प्रॉफिट तो है बैलेंस शीट में, लेकिन टैक्स की कैलकुलेशन में टैक्स नहीं बनता था। तो पर्पज ये था कि कम से कम जीरो टैक्स कंपनी ना हो। पर चूंकि जब मैट का रेट आपने 18.5% तक ले गए थे, तो फिर लगता था कि आप टैक्स का आउटफ्लो तो उतना ही है, यानी कंपनी कैश फ्लो तो उतना ही आउटफ्लो हो रहा है। एक स्टेप लिया था, उसको 15% किया था। मुझे लगता है कि अब जैसे नया सिनेरियो आ रहा है उसको घटाकर 10% के स्लैब में आपको लाना चाहिए, क्योंकि अल्टीमेटली आपको अगले 15 साल तक उसका क्रेडिट देना ही है। तो ये शायद अमेंडमेंट अगले साल तक हम उम्मीद करते हैं। सर आखिरी सवाल होगा आपसे, और इसलिए भी ये इम्पोर्टेंट सवाल है क्योंकि पिछली बार जो आपने सुझाव दिए थे, 8 बातें मुझे याद है जो आपको लगता था शामिल होनी चाहिए, और उस समय किसी को उम्मीद नहीं थी कि सरकार पुराना बिल वापस ले लेगी और नया बिल लेके आएगी, और तमाम जो 8 बातें
टैक्स एक्सपर्ट सुनील गर्ग के द्वारा सुझाई गई वो शामिल हो जाएगी। तो कुल मिलाकर क्या आप मानते हैं कि ये जो नया इनकम टैक्स बिल है ये टैक्स पेयर फ्रेंडली है या फिर अभी भी कुछ बड़े सुधारों की जरूरत है? देखिए, मैं बता रहा हूं कि नया जो टैक्स आया है उसका सरलीकरण किया गया है बिल में। और जैसे अभी आपने बताया कि इसका मतलब वित्त मंत्री जी तक हमारी बात पहुंच गई थी और आपके साथ ही हमने, क्योंकि ईटी राम ने बड़ी मेहनत की थी उसमें सुझावों को तैयार करने में और प्रेजेंट करने में, और हमारी बात सरकार तक पहुंची। टैक्स पेयर के हित में उन्होंने अमेंडमेंट किया है। पर अभी दिल्ली दूर है। जैसे जीएसटी शुरू में आया था, उसमें कॉम्प्लिकेशंस आए। अब सरकार नया स्टेप लेके आ रही है। मुझे लगता है 2-3 साल बाद इसको इम्प्लीमेंट करने के बाद में फिर जो थर्ड फोर्थ जनरेशन जो सुझाव या अमेंडमेंट्स होंगी या जो नए बातें आएंगी, तो सरकार सीखेगी कि 3 साल बाद इम्प्लीमेंट करने के बाद क्या दिक्कतें आई हैं। और मुझे लगता है कंटिन्यूस प्रोसेस है और सरकार सरलीकरण की तरफ बढ़ेगी। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया सुनील जी, आज हमें वक्त देने के लिए और नए इनकम टैक्स बिल की जो बारीक बातें हैं वो हमारे दर्शकों को बताने के लिए। लेकिन आपने बताया कि जो इम्प्लीमेंट होगी चीज़ें फिर क्या दिक्कतें आएगी और उसके बाद और सिंप्लीफिकेशन होगा। इससे पहले सीबीडीटी ने भी कहा है कि नए एसओपीज जारी होंगे डिजिटल डेटा हैंडलिंग के लिए। टैक्स पेयर्स को किसी तरह की गारंटी मिलेगी कि उनका डेटा का दुरुपयोग नहीं होगा। यह जो इसीलिए जो पूरा सरकार का ये कहना है कि जो नया इनकम टैक्स बिल है वो यूज़र फ्रेंडली है और इस पे ज़्यादा से ज़्यादा सिंप्लीफिकेशन किया गया है। लेकिन टैक्स मंत्रा के इस शो में फिलहाल इतना ही। बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए ईटी नाउ स्वदेश।